आज हम उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जो कार्यपुस्तिका दी गई है हमें, उसके क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, नन्हे जीवों के लाभ हानि बताने हैं। जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनके बहुत सारे लाभ भी होते हैं, बहुत सारी हानियां भी होती हैं, तो उनके क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, ये हमें बताने हैं। पहला है, दूध को क्यों उबाला जाता है? खराब करने के लिए या फिर खराब होने से बचाने के लिए? तो ये आएगा खराब होने से बचाने के लिए। फलों तथा सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके या जल्दी सड़ाने या गलाने के लिए? तो ये आएगा ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए। थर्ड है, भटूरे तथा जलेबी बनाने के लिए मैदा को गूंद कर रात भर क्यों रखा या छोड़ा जाता है? जो भटूरे होते हैं उनमें ईस्ट खमीर मिक्स कर दिया जाता है और उसको रात भर छोड़ दिया जाता है आटे को। तो किस लिए? खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बनते हैं। ये सही आएगा, ये नहीं आएगा। मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सही कदम होगा? जो मलेरिया होता है वो कैसे हो जाता है? आसपास गंदगी होती है, उसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो उससे मलेरिया रोग होता है। तो इसमें आएगा अपने आसपास कचरा फैलाना, अपने आसपास साफ सफाई रखना। तो ये आएगा उत्तर। किस प्रकार के भोजन से खाद्य विषाक्तता होने की संभावना बढ़ जाती है? खाद्य विषाक्तता क्या होती है? फूड पॉइजनिंग। जब खाना खाते हैं उसमें कुछ जहरीले पदार्थ अगर मिक्स हो जाते हैं, वो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो हमें खाद्य विषाक्तता हो जाती है, मतलब उल्टी लग जाती है या पेट में दर्द हो जाता है। तो ये खाद्य विषाक्तता के कारण होते हैं। तो किस प्रकार के भोजन से होते हैं ये होते हैं ताजा बने भोजन से या फिर रात भर के बासी भोजन से। तो बासी भोजन खाने से खाद्य विषाक्तता हो जाती है, क्योंकि बासी भोजन में सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और उससे खाना है वो जहरीला हो जाता है। विषाक्त का मतलब होता है जहरीला हो जाना, खाद्य मतलब खाने की चीजें, तो इससे खाद्य विषाक्तता हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, अचार में नमक व तेल का काम। अचार में नमक या तेल क्यों डाला जाता है? अचार को जल्दी खराब करने के लिए या उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए? अचार को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक या तेल डाला जाता है। कार्यपत्रक 2 है, सूक्ष्म जीवों की पहचान। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें व उन्हें देखे जाने के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ये जो चित्र हैं इनको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे ये पेड़ है, इसको तो हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के, बिना किसी लेंस के हम देख सकते हैं। और ये अमीबा है, अमीबा होता है सूक्ष्म जीव, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और ये भी विषाणु हैं, ये भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इनको भी बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता, तो ये भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ऊँट को हम ऐसे ही देख सकते हैं, आदमी को भी देख सकते हैं। ये पैरामीशियम है जो कि सूक्ष्म जीव है, इसको भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। तो ये भरने हमें इस टेबल में। नंगी आंखों से क्या क्या देखे जा सकते हैं या सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या देखे जाते हैं? नंगी आंखों का मतलब होता है कि हम बिना किसी लेंस के ही किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसका अर्थ होता है नंगी आंखों से देखना। सूक्ष्मदर्शी से देखना मतलब ये सूक्ष्मदर्शी होता है जो कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। बहुत ज़्यादा छोटे जीव जो होते हैं जिनको हम ऐसे ही देखना मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का जो वीडियो है वो आई बटन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है, क्योंकि इसमें लेंस लगे होते हैं जिसकी आवृत्ता काफ़ी ज़्यादा होती है और वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉलम 1 में कि किन किन वस्तुओं को नंगी आंखों से देखा जा सकता है या किन किन वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसमें से पेड़ लिखेंगे, क्योंकि पेड़ को तो हम बिना किसी लेंस वेंस के देख सकते हैं। दूसरा ये है अमीबा, अमीबा लिखेंगे यहाँ पर। ये है विषाणु, तो विषाणु को भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ऊंट और आदमी को बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं। अब ये है पैरामीशियम, ये भी सूक्ष्म जीव होता है, इसको भी हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कार्यपत्रक 3 में है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर से ये है, बच्चों नीचे दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें और समझकर उन्हें सारणी में उनके सही कारक और उत्पादक के नीचे लिखें। ये कारक हैं सूक्ष्म जीव और ये उत्पादक हैं। कारक मतलब जिनसे
कोई चीज़ बनती है, जैसे मान लो दूध से दही बनना, तो इसका कारक क्या हुआ? सूक्ष्म जीव। छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो इसके कारक होते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा, इस सारिणी में लिखना है, तो यहाँ आएगा पहला, दूध से दही बनना। यहाँ पर हम कै, ख और ग लिख लेते हैं, इससे हमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कै लिख देंगे। जिसके सामने कै लिखा है उसको यहाँ पर लिखना है, इस टेबल, यहाँ पर लिखना है टेबल में, और ख लिखेंगे उसको यहाँ पर लिखना है, और ग लिखेंगे जिसके आगे उसको यहाँ पर लिखना है। गर्मी में दूध का खराब होना या फटना, तो ये भी इसी में आएगा, यहाँ पर भी कै आएगा। इसके बाद है सर्दी जुकाम होना, ये भी इसी में आएगा, फर्स्ट में ही कै में आएगा। सूती वस्त्रों के लिए कपास उत्पादन, जो सूती वस्त्र होते हैं उसके लिए जो कपास उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? तो ये आएगा पेड़ पौधे, यहाँ ख आएगा, तो इसमें हम भर लेंगे, ये भर देंगे हम इसमें। खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, ये भी पौधों से ही होता है, तो इसमें भी ख आ जाएगा। भोजन के रूप में मांस, मांस हमें जंतुओं से मिलता है, यहाँ पर ग आ जाएगा। दूध का उत्पादन, दूध भी हमें जंतुओं से मिलता है, तो यहाँ पर भी ग आ जाएगा। खाद्य प्रयोग के लिए अंडा उत्पादन, ये भी जंतुओं से मिलते हैं अंडे, तो यहाँ पर ग आ जाएगा। जिसमें कै लिखा है वो तो इस कॉलम में यहाँ पर भरना है, और जिसमें ख लिखा है वो यहाँ पर भरना है, और जहाँ पर हमने ग लिखा है इन तीनों को यहाँ पर लिख देना है। कार्यपत्रक 4 है। इस गतिविधि में चित्र देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में से छांट कर लिखो। इसमें ये देखिए सूक्ष्म जीव के प्रकार हैं, मतलब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सूक्ष्म जीव के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस गतिविधि में चित्र देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में से छांट कर लिखो। ये दे रखे हैं आकार, जैसे एक कोशिकीय फफूंदी, टेढ़ा मेढ़ा या अनियमित, पैर के तलवे जैसा, रिबन के जैसा, छतरीनुमा या फिर छड़ के जैसा। कुछ जीव दे रखे हैं, जैसे ये अमीबा का चित्र दे रखा है, तो अमीबा की आकृति कैसी होती है? आकृति या आकार कैसा होता है? तो इसकी आकृति आकार टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो यहाँ पर आएगा टेढ़ा मेढ़ा अनियमित। दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा होता है? इसका आकार चप्पल के जैसा होता है, पैर होता है हमारा, उसका तलवा मतलब नीचे की साइड से जैसा होता है, उस टाइप का ही आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए पैर के तलवे जैसा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पैर के तलवे जैसा। यह है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा देखिए किस टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये रिबन के जैसा दिखाई देता है, तो यहाँ से रिबन के जैसा लिख देंगे। उसके बाद ये जीवाणु है। जीवाणुओं का आकार जो होता है वो छड़नुमा होता है, छड़ के जैसा, तो यहाँ पर छड़नुमा आ जाएगा, दे रखा है देखिए छड़ के जैसा, ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद है ईस्ट, जो फफूंदी होती है वो क्या होती है? ईस्ट, जो ये है एक कोशिकीय जीव, तो ये आ गया है एक कोशिकीय फफूंदी, यहाँ पर भर देंगे एक कोशिकीय फफूंदी। इसके बाद ये है मशरूम। मशरूम का आकार कैसा होता है? छतरी जैसा, छतरी या फिर छत्रक भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए छतरीनुमा। तो पहले में क्या आया था? अमीबा है टेढ़ा मेढ़ा, दूसरे में पैर के तलवे जैसा, तीसरा है रिबन जैसा, चौथा है छड़ के जैसा, पांचवा है एक कोशिकीय फफूंदी, और छठा है छतरीनुमा। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आता है कार्यपत्रक 5, सूक्ष्म जीवों के उपयोग या व उनसे होने वाले रोग। ये इस पर बेस्ड है, इसमें जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पर बेस्ड है कि सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग हैं और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। बच्चों, इस गतिविधि में आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, मतलब सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग होते हैं, वह सूक्ष्म जीवों के उपयोग को, मतलब सूक्ष्म जीवों के क्या क्या उपयोग हैं
उनको सहायक शब्दों की सहायता से उनके नाम के सामने खाली स्थान पर लिखना है। ये सहायक शब्द दे रखे हैं, मतलब हेल्प करने के लिए ये शब्द दे दिए हैं। इनमें से छांटकर ये जो दे रखे हैं इनके सामने लिखना है। सूक्ष्मजीवों से कौन कौन से रोग होते हैं और सूक्ष्मजीवों को क्या क्या उपयोग होते हैं, ये हैं सहायक शब्द। इनमें से छांटकर इनमें लिखने हैं यहाँ पर। ये सहायक शब्द हैं: दूध से दही बनना, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड एवं क्षय रोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम, शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना। तो इनमें से ये शब्द छांटने हैं। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ से अतिसार और मलेरिया रोग होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं, यहाँ आ जाएगा 2। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? विषाणु से सर्दी जुकाम होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3। नील हरित शैवाल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, जो सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं वो होते हैं नीले हरित शैवाल। मतलब जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, उनको दूसरे पदार्थों में चेंज करते हैं, फिर उनको पौधे सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, मैंने अच्छी डिटेल से पढ़ा रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 5 है मादा एनाफ्लिंज। मादा एनाफ्लिंज से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये अतिसार और मलेरिया पहले में भी आ चुके हैं। यहाँ पर अतिसार और मलेरिया जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं ये रोग। और मादा एनाफ्लिंज से ये मलेरिया रोग होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। वैक्सीन, वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है? शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना। ये आ गया 6। क्योंकि जो वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन में ऐसे मरे हुए जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं जिससे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव हो जाता है, और उससे कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमारी रोगों से प्रतिरक्षा हो जाती है, हमारा बचाव हो जाता है। यह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बनाने में सहायक होता है, तो यहाँ आएगा 7। इसी तरह से यहाँ से मैंने ये लिख दिया है ऊपर से, इसमें से आप देखकर लिख सकते हैं पूरी टेबल में। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की जो कार्य पुस्तिका है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।